हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम अपना स्टार्ट करेंगे माइक्रोबायोलॉजी का थर्ड चैप्टर, जो कि न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया के ऊपर है। देखिए, स्टार्टिंग के चैप्टर्स में ऐसा नहीं होता कि लॉन्ग क्वेश्चंस ही आएंगे या उनकी वेटेज ज़्यादा हो, लेकिन ये जो चैप्टर्स होते हैं ये बेसिक होते हैं, इसमें फंडामेंटल्स पढ़ाए जाते हैं और इन्हीं के हायर कॉन्सेप्ट्स आगे जाके आप यूज़ करेंगे। तो इन सब चैप्टर्स को स्किप नहीं कीजिएगा और इनको भी उतनी ही शिद्दत से पढ़िए जितने आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ती हैं, तब पूरा सिलेबस आपके कंट्रोल में आएगा। और ये जो नोट्स का फॉर्मेट है, इससे तो चीज़ें इतनी ईजी हो गई हैं और इन पे ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आ रहा है, तो आपको मज़ा आ जाएगा। एक बार इस मेरे तरीके से पढ़ के देखिएगा। तो सबसे पहले हम ओवरव्यू लेते हैं। ओवरव्यू क्या है? बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए चाहिए वाटर, कार्बन सोर्स, नाइट्रोजन सोर्स, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स और कभी कभी ग्रोथ फैक्टर्स। ग्रोथ फैक्टर्स यानी कि विटामिन। ऑक्सीजन नीड होती है, टेम्परेचर, पीएच, मॉइस्चर, लाइट, ऑस्मोटिक इफेक्ट सब ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं। इनकी ग्रोथ बाइनरी फिशन होती है। बाइनरी यानी कि दो, तो फिशन मतलब डिवाइड होना, यानी दो में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि ई कोलाई है, वो हर 20 मिनट में डबल हो जाएगा, तो इसलिए इनका ग्रोथ रेट इतना हाई होता है। टीबी हर 20 घंटे में डबल होगा, लेप्रा हर 20 दिन में डबल होगा। जब भी इनकी ग्रोथ होगी ये डबल में ही होगी, यानी सारे सेल्स डबल हो जाएंगे। अच्छा, इनका न्यूट्रिशन का हम एक इजी मैप देख लेते हैं। वाटर इनको जरूरत होती है न्यूट्रिएंट्स लाने और वेस्ट निकालने के लिए, और वो उनका मेन व्हीकल होता है। तो 80% जो सेल का वेट होता है बैक्टीरिया का, वो वाटर ही होता है। कार्बन सोर्स इनको चाहिए होती है एनर्जी और बायोमास के लिए, जैसे ग्लूकोज हो गई। ऑटोट्रॉप्स कई बार CO2 भी यूज कर लेते हैं, लेकिन वहां भी कार्बन प्रेजेंट है। नाइट्रोजन सोर्स अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स के लिए, इसमें NH3 आ गया, नाइट्रेट्स आ गए, अमीनो एसिड्स आ गए। फिर आ गया हमारा इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, इसमें आयंस होते हैं फॉर एंजाइम्स एंड स्ट्रक्चर, PO4, SO4, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, ग्रोथ फैक्टर्स, इनकी माइन्यूट क्वांटिटी चाहिए होती है, ज्यादा नहीं चाहिए होती है। मेजरली ये विटामिन की फॉर्म होती है, जैसे बी विटामिन हो गया, थायमिन, रिबोफ्लाविन, पायरोडेक्सिन। अब हम एनर्जी एंड कार्बन स्ट्रेटेजी देख लेते हैं। देखिए, फोटोट्रॉप्स क्या करते हैं? फोटो नाम बता रहा है इनका, ये सनलाइट से एनर्जी बनाते हैं। कीमो केमिकल रिएक्शन से एनर्जी बनाएंगे। ऑटोट्रॉप CO2 N2 अपने आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड बना लेंगे। ठीक है। हेट्रोट्रॉप्स को ऑर्गेनिक्स चाहिए, और ये मेडिकल बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉप्स ही होते हैं। अच्छा, इनकी अब गैसीय रिक्वायरमेंट क्या होती है? गैसियस रिक्वायरमेंट हम 4-5 कैटेगरी में पढ़ेंगे। देखिए, आदमियों के लिए क्या होता है, आदमियों के लिए, जानवरों के लिए O2 हर जगह चाहिए होता है, यानी ऑक्सीजन के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन ये इनमें से कुछ कैटेगरीज ऐसी होती हैं जो O2 से भी चल सकती है और कुछ बिना O2 के भी चल सकती है। तो एरोब्स, आपको पता है एरोबिक, जिसमें ऑक्सीजन का यूज हो। तो सबसे पहले आता है ऑब्लिगेट एरोब्स। इनको O2 की जरूरत होती है क्योंकि इनके यहाँ ऑक्सीजन से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो गया। फिर आ गया फैकल्टेटिव एनारोब्स। एनारोब्स का मतलब आ गया कि जरूरी नहीं है। फैकल्टेटिव का जो मीनिंग है, वो प्रेफर करते हैं O2 को, लेकिन ग्रो भी कर जाएंगे उसके बिना। और ये मेडिकल बैक्टीरिया हो गए जो हम लैब में बनाते हैं, इकोलाई। फिर आगे हमारे ऑब्लिगेट एनारोब्स। इनके लिए ऑक्सीजन जो होती है टॉक्सिक होती है, और ये NO3 SO4 को फर्मेंटर की तरह यूज कर लेते हैं। फिर आ गया हमारा मैक्रो एरोफाइल्स। इनमें लो O2 बेस्ट होती है, लो टेंशन O2 पर ग्रो करेगा। फिर आ गया कैप्नोफाइल्स, ये हाई CO2 पर ही सर्वाइव कर पाते हैं, जैसे ब्रूसेला अबॉर्टस। अब आप देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए कितनी टॉक्सिक होती है, लेकिन ये कैप्नोफाइल्स हाई CO2 पर ही सर्वाइव कराएगी। तो इसी तरीके से हमने इनकी 5 कैटेगरी बना दी है। पहली O2 मस्ट, सेकंड में O2 चल जाएगा, थर्ड में O2 टॉक्सिक है, फोर्थ में कम O2 चाहिए, और फिफ्थ में तो CO2 ही चाहिए। ठीक है। फर्मेंटेशन जिन लोगों को नहीं पता, मैं इजी लैंग्वेजेस की बता देता हूँ। O2 के बिना एंजाइम्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक्स को सिंपल एसिड अल्कोहल गैस में तोड़ देते हैं। ठीक है। सारी रिएक्शन यहाँ पे विदाउट ऑक्सीजन होगी, और इसमें जो एनर्जी निकलती है वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से निकलती है। ठीक है, जैसे ADP से ATP बनना, और आपको पता है जब भी ATP बनेगा एनर्जी रिलीज होगी। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? O2 फाइनल एक्सेप्टर होता है और उसमें एनर्जी आती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से। अच्छा, टेम्परेचर रिक्वायरमेंट रेंजेस भी देख लेते हैं। टेम्परेचर रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम 3 क्लासिफिकेशन बनाएंगे। पहला हम बनाएंगे साइक्रोफाइल्स। इनकी ग्रोथ ठंडे में ही होती है, लेस देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड। सॉइल, वाटर सैप्रोफाइट्स, फ्रिज स्पॉइलेज, इन सब में इनका वो रोल होता है। जैसे फ्रिज में जो हमारा खाना खराब होता है, उसमें यही बनता है। मीजोफाइल्स, ये
25 से 40 डिग्री तक रहते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर इनका 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसमें पैथोजेंस होते हैं इंक्लूडिंग इकोलाई। फिर आगे हमारे थर्मोफाइल्स, जैसे ही नाम बता रहे हैं 55 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इनमें अंडर प्रोसेस्ड कैन स्पॉइलेज, जियोबैसिलस, ट्रीटमेंट स्पोर्स, ऐसे जो हीट रेजिस्टेंस हो सकते हैं, मतलब इसमें वही सारा बैक्टीरिया बचेगा जो हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है। अच्छा, और क्या फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं इनके बैक्टीरिया के? मॉइस्चर ड्राइंग। देखिए, कल भी हमने अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि ये पानी के बिना सर्वाइव भी नहीं कर सकते, और जैसे ही आप मॉइस्चर को रिमूव कर दोगे तो बैक्टीरिया डेथ हो जाएगी। इसीलिए हम किसी भी चीज को प्रिजर्व करना है, उसमें से पानी निकाल के उसको स्टोर करते हैं। पीएच क्या है इनकी, कि अगर बहुत हाई रेंज की पीएच होगी, चाहे वो एसिडिक हो चाहे वो बेसिक हो, तो ये खत्म हो जाएंगे। इनको 7 की रेंज की ही पीएच में ही सर्वाइव कर पाते हैं। लाइट, यूवी और रेडिएशंस किसी भी तरह के होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, केवल फोटोट्रॉप्स ही होते हैं जो सारी लाइट से उनको कोई दिक्कत नहीं होती। फिर ऑस्मोटिक इफेक्ट क्या होता है? पानी इसका हाइपरटोनिक, यानी कि पानी की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो प्लाज्मोलाइसिस का रिस्क बढ़ जाता है, यानी कि वॉल फट जाएगी उसकी। जितना हो सकता है वॉल टॉलरेंस है उसको होल्ड करती है, लेकिन ये रिस्क इनमें रहता है। फिर आगे मैकेनिकल और सोनिक स्ट्रेस, यानी कि अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया बैक्टीरिया में तो उससे ग्रोथ फैक्टर पे असर आ जाएगा। अब इनके ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं हम। बाइनरी फिशन हमने पढ़ लिया था, और थ्रेशोल्ड पर 2 डॉटर्स होंगी। जनरेशन टाइम डिपेंड कर सकता है। कल्चर, बैच, कंटिन्यूस, सॉलिड मीडिया, ये 3 तरह के कल्चर होते हैं। काउंट इनके टोटल काउंट, वाइबल काउंट, प्रिजम्पटिव कॉलीफॉर्म काउंट। ठीक है, अगर मैं इसको डिटेल में जाता हूं तो टाइम लग जाएगा। चलिए मैं ये बता देता हूं आपको। न्यूट्रिएंट्स खत्म होते ही ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। जैसे ही न्यूट्रिएंट्स हम रिप्लेनिश करेंगे और जितने जो सेल्स बनते जा रहे हैं उनको रिमूव करते जाएंगे तो हमारा स्टेबल ग्रोथ आ जाएगी। सॉलिड मीडियम में क्या होता है? कॉलोनी बन जाती हैं। लिक्विड में टर्बिडिटी हमें डिफ्यूज करनी पड़ती है, नहीं तो वो कल्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है। टोटल काउंट जो होता है उसमें लिविंग प्लस डेड हम दोनों लेंगे। कहीं भी टोटल का मतलब हो गया कंप्लीट। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप में जितने भी हमें चैम्बर दिख रहे होंगे हम सब गिन लेंगे। वाइबल काउंट में हम लिविंग लेंगे। इसके लिए माइल्स एंड मिश्रा ड्रॉप मेथड लेते हैं, उससे हम केवल जो लिविंग सेल्स हैं उन्हीं को काउंट करते हैं। और फिर आगे लास्ट हमारा प्रिजम्पटिव कॉलीफॉर्म काउंट। ये जनरली वाटर पॉल्यूशन का एस्टिमेट निकालने के लिए होता है कि कितने परसेंट उनका रेशियो है। अब लास्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा था बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, इसको ब्रीफ में देख लेंगे। 4 इसके फेज होते हैं, लैग, लॉग, स्टेशनरी, डिक्लाइन। लैग में क्या होता है? एडजस्टमेंट चल रहा होता है, उनमें डेवलपमेंट तो हो रहा है लेकिन नंबर नहीं बढ़ पा रहा है। ठीक है, एक लॉग में एकदम स्टार्टअप की तरह बूम कर रहे हैं और तेजी से वो डबलिंग करते हैं। स्टेशनरी में जो ग्रोथ रेट है उसको सस्टेन करने में बहुत एफर्ट लगता है, और जितनी क्या बोलना चाहिए, डेथ है उससे कहीं ज्यादा भी ग्रोथ होती है, बराबर की सी ग्रोथ आने लगती है। और डिक्लाइन में डेथ ज्यादा होती है सेल्स की और ग्रोथ कम होती है, और धीरे धीरे बिल्कुल नीचे आ जाता है वो। ठीक है, कुछ निमोनिक्स देख लेते हैं। न्यूट्रिशन हमेशा देखिए बैलेंस थाली ही होता है, जैसे हमारे ह्यूमंस में भी होता है। इसमें वाटर, कार्बन, नाइट्रोजन, सॉल्ट्स और चुटकी भर विटामिन होते हैं। फर्मेंटेशन एक एनॉक्सिक किचन है, जिसमें बिना O2 के भी ATP बन जाता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से। ये लाइन हमेशा ध्यान रखिएगा, जहां भी ऑक्सीजन नहीं होगी वहां सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होगा, जहां ऑक्सीजन होगी वहां ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, एसिड अल्कोहल में टूट जाएगा और गैस निकल जाएगी। टेम्परेचर में हमेशा गोल्डीलॉक्स रूल रहेगा। 3 तरह की हमने बताई थी, साइक्रो जो ठंडे में रहते हैं, मीजो जो परफेक्ट जिनको टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर पर सैरोटोनिन भी खड़ जाते हैं, और थर्ड हो गया थर्मो जिनको गर्म चाहिए। ग्रोथ कर्व स्टोरी हमने पढ़ ली। अच्छा, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं जिसको हम देख लेते हैं। मिनिमम नीड्स हमारी वाटर, कार्बोजन, नाइट्रोजन, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। ग्रोथ फैक्टर में हमेशा बी कॉम्प्लेक्स विटामिन आ जाते हैं। ऑटोट्रोप्स मेडिकल में रेयर होते हैं। हेटरोट्रोप्स क्लिनिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया होते हैं जैसे इकोलाई। फैकुलेटेटिव एनारोब्स मेडिकली मोस्ट कॉमन, O2 हो ना हो ये सर्वाइव कर जाते हैं। फर्मेंटेशन एंड प्रोडक्ट में हमें एसिड अल्कोहल मिलेगा प्लस CO2 या H2 गैस मिलेगी। इकोलाई ग्लूकोज को फर्मेंट करता है और ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों को फर्मेंट करता है। कैप्नोफाइल्स को 5 से 10% CO2
चाहिए होती है, यानी हाई कंसंट्रेशन चाहिए उनको CO2। मीसोफाइल्स 25 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक आराम से सर्वाइव कर जाते हैं और मेजॉरिटी पैथोजेंस इसी उसमें होते हैं। ठीक है, जनरेशन टाइम हमने पढ़ लिया, वायबल काउंट वर्सेस टोटल काउंट पढ़ लिया। वायबल में लिविंग आएगा, टोटल में लिविंग प्लस डेड आएगा। ये वाला चैप्टर भी हो चुका है, चलिए ये भी कर लेते हैं। एक पेज समरी, एक और 1 पेज समरी टेबल देख लेते हैं। न्यूट्रिशन, वाटर, कार्बन, नाइट्रोजन, सॉल्ट्स, ग्रोथ फैक्टर्स, एनर्जी और कार्बन के टाइप्स। इसमें हमारा फोटोट्रॉफ, कीमोट्रॉफ हो गया। फोटो जो रोशनी से बना रहे हैं, कीमो जो केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, ऑटोट्रॉप जो अपने आप ऑक्सीडेशन करके रिएक्शन क्रिएट कर रहे हैं, हेटरोट्रॉप्स जो क्लिनिकली कर रहे हैं काम। गैसेस में हमने देख लिया था, कुछ 5 कैटेगरी बनाई थी हमने। एक जो ऑक्सीजन में थ्राइव करते हैं, एक जो कम ऑक्सीजन जिनको चाहिए, थर्ड होती है कि जिनके लिए ऑक्सीजन टॉक्सिक है, फोर्थ होती है जिनको थोड़ी सी CO2 चाहिए, और फिफ्थ है कि हाई CO2 चाहिए। मेटाबॉलिज्म हमने पढ़ लिया, टेम्परेचर रेंजेस पढ़ ली, अदर फैक्टर हमने पढ़ ही लिया। ठीक है, काउंट, टोटल काउंट। देखिए ग्रोथ कर्व आप लॉन्ग का क्वेश्चन है और ग्रोथ कर्व जनरली पूछा जाता है। मैंने ऐसे एक्सप्लेन कर दिया है कि आप उसको मटेरियल को तैयार कर लेंगे। तो ग्रोथ कर्व आप एक बार अपनी यूनिवर्सिटी में अगर आया है तो उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और आप देखिएगा कितना ट्राई लेक्चर हमने कितने कॉम्प्रिहेंसिव वे में तैयार किया है। आप 2-3 बार मेरी वीडियो देख लीजिए, आधा चैप्टर आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा। फिर आप क्वेश्चन लगा लीजिए, बात खत्म।